क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा एल्गी के बारे में हमने बात की थी, हमने कुछ बेसिक्स को समझा था हमने लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने एल्गी के जनरल फीचर्स के ऊपर बात किया था हमने, और हमने देखा था कि एल्गी किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है कि क्लोरोफाइसी क्या होता है, फियोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी क्या होता है। जो एनसीईआरटी में 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रखी है उनके ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए तो लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं हम, लेकिन लेक्चर के पहले आपको जो है मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, तो आपको मैं यहां पे बेटा लेवलिंग कर रहा हूं, ठीक है। आप ठीक है, लेवलिंग कर रहा हूं मैं यहां पे। ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है सी और ये है बेटा डी, ठीक है। आपको लेवलिंग करके बताना है कि ये ए बी सी डी क्या पार्ट है, और आपको आइडेंटिफाई द एल्गी, के इस एल्गी को पहचाना है। आइडेंटिफाई द गिवन एल्गी, क्या आइडेंटिफाई द गिवन एल्गी, ठीक है। दिया गया एल्गी आपको पहचान, आइडेंटिफाई द गिवन एल्गा या एल्गी आपको पहचाननी बेटा, ठीक है। तो इस एल्गी का नाम बताइए और ए बी सी डी को जो है वो लेवल कीजिए फटाफट, समझ गए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि पहचानिए आप एल्गी 1, एल्गी 2, एल्गी 3, एल्गी 4 को पहचानना है आपको। और याद रखिए इस प्रकार के इमेज वाइज क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 प्लांट किंगडम में जो इमेजेस दे रखी है वो काम की एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इनको आपको पहचानना, बताइए ये क्या है, 1 2 3 4 इनको पहचानिए आप, ठीक है। क्लियर? ये कौन सी एल्गी है पहचानना है आपको, ठीक है। आंसर चाहिए मेरे को कमांडोस, बिल्कुल है। अरे प्लांट किंगडम में सुना नहीं है, देखा नहीं प्लांट किंगडम में? वो कैक्टस आता है, डांस करता है, वो बोलता है कि हाँ काटे जरूर है चैप्टर में, लेकिन तब भी झूम झूम के पढ़ना है। वो कैक्टस जो शुरू में दिखाई पड़ता है उसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में कांटे जरूर है लेकिन तब भी झूम झूम के पढ़ना है, अच्छा एग्जाम में कर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब हमने जहां बात खत्म की थी पिछली क्लास में कि एल्गी को हम जो है वो 3 मेन क्लास में, देखिए टोटल क्लासेस तो एल्गी में कई सारी होती है लेकिन हम इसको 3 मेन क्लास में बांटते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका? ये होता है ग्रीन एल्गी, ठीक है। दूसरा होता है फियोफाइसी, कॉमन नेम क्या होता है इसका? ब्राउन एल्गी, ठीक है। और रोडोफाइसी, कॉमन नेम इसका क्या होता है बेटा? रेड एल्गी, के। चलो एक प्रश्न का मुझे और उत्तर करो आप, ठीक है। आपको आंसर करने, सब अलर्ट रहेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है ना। आपको बताना है कि ब्राउन एल्गी को ब्राउन बनाने वाले पिगमेंट का नाम बताना है। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ द ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन दी रेड एल्गी, के कौन सा पिगमेंट रेड कलर प्रोवाइड करता है रेड एल्गी को? तो रेड एल्गी रेड है क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट है, उसका नाम बताना है। ब्राउन एल्गी ब्राउन है क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसका नाम आपको बतलाना है। क्लियर? अब ग्रीन के बारे में तो मालूम है भाई कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ हम एल्गी देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास। आप बोल रहे हो सर आपने कहा था कि क्लेमाइडोमोनास तो जो है यूनिसेल्ड फ्लैजिलेट ग्रीन एल्गी होती है, हमको फ्लैजिला दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर जो फ्लैजिला है वो ट्रांसपेरेंट फ्लैजिला ये दिख रहा है, ठीक है। शायद से वो आपकी स्क्रीन पर उतना रेजोल्यूशन उतना शार्प नहीं होगा तो दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु आप देखिए ये देखो, आपको उसमें ये ऐसे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये यूनिसेल्ड फ्लैजिलेट ग्रीन एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। फिर देख रहे हैं एसिटाबुलेरिया। चलो अच्छा एक काम करो, मुझे एक यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आज मैं बहुत कुछ पूछूंगा आपसे और आप मुझे रोकेंगे नहीं, समझ गए ना, ठीक है। आपके सामने मैंने एक एल्गी दिखाया, उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। तो अब यहां पर एसिटाबुलेरिया की बात क्यों इंपॉर्टेंट यहां पे हमें समझना है कि इट्स ए ग्रीन एल्गी, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी, इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी, सबसे बड़ी एक कोशिका वाली ग्रीन एल्गी होती है, एंड इट इज लार्जेस्ट यूनिसेल्ड ग्रीन प्लांट। क्लियर?
आपको यह बताना है कि किस साइंटिस्ट के नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु परफॉर्म्ड न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट ऑन दिस एल्गी के उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस एल्गी पर नाभिकीय कोशिका द्रवी संबंधों को बताने वाले एक्सपेरिमेंट को किया। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए हु परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप के नाभिक और साइटोप्लाज्म के बीच में रिलेशनशिप को बतलाने में के लिए कुछ प्रयोग किए गए थे और वहां पर एसिटाबुलरिया एल्गी की स्ट्रेन का इस्तेमाल किया था, एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया और एसिटाबुलरिया क्रिनुलेटा का इस्तेमाल किया गया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है और आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस पढ़ते समय बताया था मैंने, है ना। चलिए साइंटिस्ट का नाम देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं, कितने बच्चे प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं मालूम चलेगा हमें। चलो नेक्स्ट, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स के, और वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे बोलते हैं सिनोबियम, है ना। मैंने आपको डीपीएस में क्वेश्चन भी दिया था, सिनोबियम कहते हैं, ठीक है। फिर ये है हाइड्रोडिक्टियन, ये जो है ऐसी ग्रीन एल्गी है जो नेटवर्क के फॉर्म में होती है, एक नेट के फॉर्म में होती है, इसे हम वाटर नेट भी कहते हैं, कॉमनली इसको हम वाटर नेट भी कहते हैं कि हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन एल्गी अल्वा, अल्वा जो है इसे हम कॉमनली सी लेट्यूस भी कहते हैं, इसे हम कॉमनली जो है वो सी लेट्यूस भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल सलाद के रूप में किया जाता है। जो 5 स्टार होटल्स में जो ग्रीन सैलेड होते हैं, कई सारे ग्रीक सैलेड होता है, उसमें इसको यूज करते हैं। देन कोडियम इज अगेन ए ग्रीन एल्गी, दिस इज द कोडियम ग्रीन एल्गी, याद रखना बेटा, ठीक है। फिर कारा इज द मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रीन, इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रीन एल्गी के, ये सबसे अधिक इवॉल्व्ड ग्रीन एल्गी होती है। आपको ये बताना है, आज फिर मैंने कहा ना क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है, आपको बताना है कारा के सेक्स ऑर्गन में क्या यूनिक बात है, व्हाट इज यूनिक इन सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, जिसके कारण इसको हम मोस्ट इवॉल्व ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। कारा के सेक्स ऑर्गन में क्या खास बात है कि इसको हम मोस्ट इवॉल्व ग्रीन एल्गी कहते हैं। देन इट इज द कोलियोचिट, अगेन ए ग्रीन एल्गी, नाम याद रखिए कोलियोचिट, ठीक है। और स्पाइरोगायरा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो स्पाइरोग्राफ दे जो है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट अंदर देखने मिलता है हमको, ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, अन्य ब्रांच फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो थमे हुए जल में स्टेगनेंट वाटर में हमको देखने मिलती है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेश वाटर फॉर्म क्या है ग्रीन एल्गी के, फ्रेश वाटर फॉर्म है, जो ग्रीन एल्गी के जो फ्रेश वाटर फॉर्म है बेटा वो क्या है, वो है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगरा, यूलोथिस के। याद रखिएगा स्पाइरोगरा जो है मिलता है हमको स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में, थमे हुए स्वच्छ जल में देखने मिलता है, जबकि यूलोथिस जो है वो रनिंग फ्रेश वाटर में हमको देखने मिलता है, रनिंग फ्रेश वाटर में हमको देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। फिर मैराइन फॉर्म, जो समुद्र के अंदर जो ग्रीन एल्गी मिलती है वो है अल्वा, कोडियम और कॉलेरपाट के, अल्वा, कोडियम और कॉलेरपाट समुद्र के अंदर मिलने वाली ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ऐसी ग्रीन एल्गी जो एनिमल बॉडी के ऊपर रहती, इपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब एनिमल, ठीक है, जोइक वर्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो इपीजोइक ग्रीन एल्गी जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहती है, स्नेल यानी घोंगे के कवच पर, स्नेल के सेल के ऊपर रहती है, उसका नाम है क्लेडोफोरा के। तो इपीजोइक ग्रीन एल्गी कौन सी बेटा, क्लेडोफोरा। इपीफाइटिक ग्रीन एल्गी जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, उसे हम बोलते हैं, उसका नाम है कोलियोचिट के, इपीफाइटिक ग्रीन एल्गी। फिर एंडोजोइक ग्रीन एल्गी जो एनिमल बॉडी के अंदर रहती है और ये आईएमपी है, याद रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एंडोजोइक ग्रीन एल्गी, ऐसी ग्रीन एल्गी जो एनिमल बॉडी के अंदर रहती है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है जूक्लोरेला, ये हाइड्रा के शरीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने डीपीएस में भी आपसे पूछा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एल्गी पैरासिटिक होती है, तो याद पैरासिटिक ग्रीन एल्गी कौन सी होती है, इट इज द सिफिलोरॉस। तो सिफिलोरॉस इज द पैरासिटिक ग्रीन एल्गी जो कि रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज करती है, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, के पैरासिटिक ग्रीन एल्गी जो रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज को करती है। यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गी, एक कोशी गमनशील ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी, एक कोशी आगमनशील ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला। कॉलोनियल मोटाइल एल्गी, वॉलबॉक्स, ठीक है। कॉलोनियल नॉन मोटाइल एल्गी, हाइड्रोडिक्टियन। ये बेटा सब ये दिमाग में रखना है, ये सब ये जितने आपको मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूं ना, सब एग्जाम के क्वेश्चन है।
ये सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर फिलामेंटस अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी, फिलामेंट के समान तंतु में अशाखित ग्रीन एल्गी यूलोथिक्स एंड स्पाइरोग्राट के। फिलामेंटस ब्रांच्ड ग्रीन एल्गी क्लिडोफोरा, ठीक है, मतलब दोनों फिलामेंटस है, क्लेडोफोरा, स्पाइरोग्रा और यूलोथिक्स तीनों फिलामेंटस है, लेकिन फिलामेंट है पर अनब्रांच्ड है यूलोथिक्स में, स्पाइरोग्रा में। फिलामेंट है, ब्रांच है क्लेडोफोरा में के। देन वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटा शीट लाइक ग्रेनुल के, जो पत्ते के समान दिखाई पड़ती है, लीफ के समान दिखाई पड़ती है के, तो वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटा शीट लाइक ग्रेनुल की होती है अल्वा। वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटा ट्यूब लाइक, ट्यूब के समान दिखने वाली ग्रेनुल की होती है एंटेरोमॉर्फा, इंटेस्टाइन के समान दिखाई पड़ती है, ठीक है, इसलिए एंटेरोमॉर्फा कहते हैं। एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, मॉर्फा मतलब दिखाई देना वैसा, ठीक है। और ऐसी एल्गी जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है आपको, उस क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलता है, उसका नाम है क्लिडोफोरा के। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पहले जिपमर में और एम्स में पूछी जाती थी बेटा, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी जब तक एग्जाम का पूरा हमें पैटर्न जो है वो समझ में ना आ जाए, तो हमको अभी एम्स जिपमर सब शामिल हुआ, तो हमको जो है अपना लेवल वहीं रखना है हमको, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा एफर्ट लगेगा, पर दिमाग में रखो है ना। देखो पढ़ लेंगे, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि पढ़ नहीं पढ़ा और एग्जाम में आ गया तो दिक्कत वाला काम है ना बेटा, तो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं ना, ठीक है कमांडोस। अब आपके सामने कौन सा एल्गी दिखाई पड़ रहा है, ये क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेल्ड मोटाइल ग्रीन एल्गी के। इसमें आपको आई स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, स्टार्स ग्रेन दिखाई पड़ रहे हैं, पायरनॉइड दिखाई पड़ रहे हैं। अब पायरनॉइड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ पायरनॉइड क्या होता है, प्रोटीन के सेंटर होते हैं जिनमें चारों तरफ स्टार्च इकट्ठा होता है। ये ऑर्गन फॉर फूड स्टोरेज होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट से जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो क्लेमाइडोमोनास के हमको दिमाग में रखने हैं। देखो मैं आपको एक एक एल्गी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं आपको, आप जब एमसीक्यू बुक को सॉल्व करोगे ना, तो आपके एमसीक्यू आपसे बनना चाहिए, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हाँ हमको इसके बारे में मालूम है। तो इसलिए मैं आपको कुछ कुछ फीचर, जिन्हें हर एक एल्गी जो है वो सब नहीं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एल्गी है उनके फीचर्स को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मालूम है के। अब जो चीजें इंफॉर्मेशन है कि मैक्सिमम ग्रोथ इसकी देखने मिलती है जिस वाटर में अमोनियम कंपाउंड अधिक मात्रा में होते हैं। अमोनियम कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन का सोर्स है बेटा, तो उसमें अधिक ग्रो करती है, ठीक है। इन मेनी स्पीसीज एंड इंटीरियर रीजन एंड आउटग्रोथ इज प्रेजेंट, जैसे पेपिली कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि जैसे ये एल्गी, इसमें एक अगले हिस्से में एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं हम पेपिली, ये हिस्सा कहता है पेपिली, ठीक है, इसे पेपिली कहते हैं। The cell wall is made up of glycoprotein, generally cellulose is absent. This is the unique information in Chlamydomonas. के तो Chlamydomonas की जो सेल वॉल होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन देखने मिलता है, सेलुलोज एब्सेंट होता है, याद रखना इसको, ठीक है ना, यूनिक इन्फॉर्मेशन है। Chlamydomonas में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, इसकी बजाय इसमें दो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमको देखने मिलते हैं। Chlamydomonas का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप होता है, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का, ठीक है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, साइटोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, सबसे अधिक जगह घेरता है सेल के अंदर ये। और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट में केवल आपको एक ही पायरनॉइड देखने मिलता है, सिंगल पायरनॉइड इन ए क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और वो आपको जो है वो उसमें एक आपको पायरनॉइड देखने मिलता है, ठीक है। फिर सेल इसकी जो है उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं बेटा, क्लेमाइडोमोनास की सेल में 2 फ्लैजिला होते हैं, और 2 फ्लैजिला में हेयर नहीं होते, इन्हें एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। याद रखिए बेटा, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला का मतलब होता है ऐसे फ्लैजिला जिनमें हेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों फ्लैजिला समान लंबाई के होते हैं, आइसोकोन्ड कहते हैं, और असमान लंबाई के होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा हेट्रोकोन्ड बोलेंगे। तो दोनों फ्लैजिला समान लंबाई के होते हैं तो आइसोकोन्ड बोलते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है तो उसको हेट्रोकोन्ड कहते हैं। तो ये फ्लैजिला क्या होते हैं, आइसोकोन्ड होते हैं, ठीक है। फिर क्लेमाइडोमोनास में दोनों बेसल, देखो 2 फ्लैजिला हैं तो उनके नीचे 2 बेसल बॉडी होंगी, 2 बेसल ग्रेन्यूल होंगे, 2 फ्लैजिला हैं उनके नीचे 2 बेसल बॉडी, 2 बेसल ग्रेन्यूल होंगे, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं एक फाइबर से, उसे बोलते हैं पैराडेस्मोस के। इसका फायदा ये होता है कि क्लेमाइडोमोनास अपना प्रॉपर कंट्रोल कर पाता है मूवमेंट करके, ठीक। फिर इसके अलावा जो इनका जो सेंट्रोसोम होता है, इनमें जो सेंट्रोसोम होता है क्लेमाइडोमोनास में, वो न्यूक्लियस के अंदर धसा होता है, इंट्रा न्यूक्लियर सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, और ये बेसल ग्रेन्यूल से भी जुड़ा होता है, इसको उस कनेक्शन को बोलते हैं राइजोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो क्या है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट एमसीक्यू है,
ठीक, ऐसा कनेक्शन जो क्लेमाइडोमास में इंट्रान्यूक्लियर सेंट्रोसोम और बेसल ग्रेन्यूल के बीच में होता है उसे राइजोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कनेक्शन जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। इसको न्यूक्लियस डिसाइड करता है कहां मूव करना है, इसको भी डिसाइड कर सकता है उठ के, तो इससे हम क्या होते हैं न्यूरोमेटर एपरेटस मानते हैं। और ये कुछ ऐसे फीचर थे जो जनरली एल्गी में देखने नहीं मिलते पर इस एल्गी में प्रेजेंट है और एनिमल से रिजेंबल करते हुए फीचर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फ्लैजिला के आधार में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा हो, ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हमने कि क्लेमाइडोमास में क्या होता है, एक स्टिग्मा या आई स्पॉट होता है जो लाइट को सेंस कर सकता है। ये ऑरेंज जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, ये लाइट को सेंस कर सकता है और लाइट को सेंस करके जहां प्रकाश होगा, लाइट होगी, उस तरफ क्लेमाइडोमास मूव करता है। ठीक है, क्लेमाइडोमास में क्या होता है बेटा, चूंकि हैप्लॉइड होता है, एल्गी जो है वो हैप्लॉइड होती है, इसलिए एल्गी के अंदर हमको जाइगोटिक म्यूसिस देखने मिलती है। ठीक है, दिस इज ऑल। ये जो 7-8 पॉइंट है ना, ये क्लेमाइडोमास के बारे में एक बार पढ़ लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे तो बेटा कुछ जाता कुछ नहीं है, लेकिन ये कि यदि क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देन अगेन वॉल्वॉक्स के बारे में 3-4 पॉइंट है बेटा। जैसे अब कुछ तो आपको याद है, जैसे कि मल्टीसेलुलर कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है ये, इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं, जिसमें 500 से लेकर 60,000 सेल कॉलोनी के अंदर हो सकती है। जो यूनिक बात है कि इसकी कॉलोनी में आपको एक पोलरिटी देखने मिलती है, इसकी कॉलोनी में आपको पोलरिटी देखने मिलती है। जो कॉलोनी का अगला भाग है वो फोटोसिंथेसिस करता है और पिछला भाग जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। यानी कॉलोनी का अगला भाग जो है फोटोसिंथेसिस करता है, पिछला भाग इसका जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। और इसमें एक पोर होता है और उस पोर से पूरी की पूरी कॉलोनी अपने आप को फुट होता है ना, एक बलून के गुब्बारा के जैसे एक गुब्बारा है। ठीक है, ठीक है, इस गुब्बारे को यदि आपको पूरा उल्टा करना है तो आप इस पोर से अंदर का कंटेंट निकाल के, इस कंटेंट को आप ऐसे निकालेंगे अंदर से और इस पोर से इसको उलट सकते हैं, आप उलट सकते हैं ना आपके। तो वैसे इस एक पोर होता है, उससे पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो उल्टी हो सकती है कि अंदर की सेल्स बाहर तरफ आ सकती है, उस पोर को बोलते हैं फाइलोपोर कहते हैं। तो दिस इज अगेन यूनिक इन्फॉर्मेशन के। तो जो यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है कई बार बेटा वो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर बना के पूछ ली जाती है। ठीक है, तो फाइलोपोर प्रेजेंट इन द पोस्टर पार्ट, पिछले पार्ट में फाइलोपोर आपको देखने मिलता है। इसकी कॉलोनी जो है वो उसमें हर सेल के पास में फ्लेज जो है वो बाहर सेल्स जो होती है उनमें फ्लेजिला होते हैं, सेल्स जो होती है वो एंटीरियरी बाइफ्लेजेलेट सेल होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है वॉल्वॉक्स का, वो भी कप शेप्ड होता है और उसमें एक सिंगल पैरानॉइड, हर एक क्लोरोप्लास्ट में आपको एक पैरानॉइड देखने मिलता है। ठीक है, देन कम टू द यूरोथ्रिक्स। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3-4 एल्गी है जिनके पर एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन करता है। तो आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आपके, कुछ नहीं बेटा है ना, मेरे अच्छे से पता है अपना काम कि मुझे अपने बच्चों को सिक्योर करना है ताकि कहीं कोई ऐसा बाउंसर क्वेश्चन आने पे हमको आंसर ऐसा ना हो कि हम ना कर पाए आंसर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब हमको थोड़ा सा जो है वो ऐसा होता है ना कि हम जो है वो रेंज ऑफ क्वेश्चन कवर करने के लिए थोड़ा सा बेटा जाते हैं इन्फॉर्म के। तो मैं इसलिए बार बार इस चीजें बोलता हूं क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि अरे सर एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो भैया पेपर उठा के देखो, पुराने साल के क्वेश्चन उठा के देखो आप। ठीक है ना, यू विल गेट द आइडिया कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब यूरोथ्रिक्स देख रहे हैं। अब यूरोथ्रिक्स में कुछ चीज बड़ी कि आपको ये पता है बेटा कि ये कैसी एल्गी, ये जो है वो फिलामेंटस अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी है। इसके फिलामेंट, और ये कहां मिलती है आपको, ये रनिंग वाटर मिलती है। रनिंग वाटर में एल्गी को एक जगह पर रहने के लिए सरफेस से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो एल्गी तो बह जाएगी। तो वो सरफेस से जुड़ने के लिए इसमें सब फिलामेंट की सबसे नीचे वाली सेल जो होती है वो सरफेस से जुड़ने के लिए मॉडिफाइड होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वो रिप्रोडक्शन में भी भाग नहीं लेती है। वो सेल क्या करती है, वो सेल केवल सरफेस से जोड़ने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। अरे तेज बहता पानी है, फास्ट बहता पानी है, तो पकड़ लो, होल्ड कर लो, तो नाम उसका हो गया होल्ड फास्ट। ठीक है, देखिए आप होल्ड फास्ट सेल दिखाई पड़ रही है आपको। ठीक है, यूरोथ्रिक्स में और स्पाइरोग्रा में एक अंतर यह है बेटा कि यूरोथ्रिक्स ऐसा फिलामेंट है जो जू स्पोर भी प्रोड्यूस करता है, मोटाइल स्पोर जो गमनशील स्पोर को प्रोड्यूस करता है। स्पाइरोगरा की पूरी लाइफ में कोई भी फ्लैजिलेट सेल देखने नहीं मिलती है, मोटाइल सेल देखने नहीं मिलती, तो वहां पे जू स्पोर नहीं बनते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने कहा यूरोथ्रिक्स क्या है, रनिंग फ्रेश वाटर एल्गी है, अनब्रांच्ड एक परती यूनिसीरेट फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। फिलामेंट थ्रेड लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होता है। फिलामेंट का डायमीटर जो है वो 0.04 मिलीमीटर होता है। फिलामेंट की सभी सेल आइडेंटिकल होती है एक्सेप्ट बेसल सेल, और बेसल सेल को क्या बोलते हैं हम, होल्ड फास्ट कहते हैं। ये पकड़ने का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, इसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है, एक क्लोरोफिल होती है, इलोंगेटेड सेल होती है फिलामेंट की, और ये सरफेस से जुड़ने में हेल्प करती है। फिलामेंट की जो सेल है वो क्यूबिकल होती है, मतलब जो फिलामेंट की सेल है तो क्यूबिकल होंगे, वाइड होंगे। जैसे यदि आप यूरोथ्रिक्स का फिलामेंट देखोगे तो उसकी सेल आपको या तो क्यूब के समान मिलेंगी, ठीक है, या आपको ऐसी सेल मिलेगी क्यूबिकल मिलेंगी, या आपको जो है वो वाइड मिलेंगी लेंथ। जबकि
स्पाइरोगोरा का फिलामेंट देखोगे उसकी सेल ऐसी मिलेगी आपको, स्पाइरोगोरा की फिलामेंट सेल आपको जो है वो लंबी सेल्स मिलेंगी आपको, ठीक है। ग्रोथ फिलामेंट की कैसे होती है, फिलामेंट की हर एक सेल इंडिविजुअली डिवाइड करती है, उससे ग्रोथ होती है, ठीक है। सेल वॉल पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, बाइलेयर सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि क्लोरोप्लास्ट का जो है वो सी शेप होता है, कि सी शेप क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है हमको यूरोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। और हर एक क्लोरोप्लास्ट में एक या कुछ पैरानोइड के फ्यू पैरानोइड, कुछ पैरानोइड हमको देखने मिलते हैं, 1 होंगे या 2 या 3 होंगे, ठीक है। तो 1 या फ्यू पैरानोइड देखने मिलते हैं हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। फिलामेंट की सभी सेल रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो जू स्पोर को बना सकती है एक्सेप्ट होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट सेल जो होती है वो जू स्पोर को नहीं बनाती है, बाकी फिलामेंट की सभी सेल मोटाइल जू स्पोर को बना सकती है। जू स्पोर जब बनते हैं तब जो है माइटोसिस हमको देखने मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट एल्गी पाते हैं, एंड दिस इज द वन ऑफ द फेवरेट एल्गी फॉर द एग्जामिनर क्योंकि अब ऐसा इसलिए है कि पहले क्या था बेटा कि पहले के जो जितने एग्जाम थे ना उनमें सिलेबस के अंदर बाकायदा स्पाइरोगोरा एल्गी मेंशन हुआ करती थी, ठीक है। तो पूरा लाइफ साइकिल स्पाइरोगोरा का एग्जाम में आता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि धीमे धीमे फिर जो है वो सिलेबस थोड़ा चेंज होता चला गया, तो उसके चलते जो है वो अब सिलेबस को जो है चेंज किया गया, एग्जाम को मोर एंड मोर एनसीईआरटी ओरिएंटेड किया गया, तो कई चीजें इररिलेवेंट हो गई। लेकिन तब भी मैं कहता हूं आपसे कि क्या होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, जब पेपर सेट करते हैं ना वो, तो वो कई बार पुराने क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हैं उठ के। तो वैसे में आप देखेंगे क्वेश्चन तो ग्रीन एल्गी के ऊपर ही पूछा है उसने, लेकिन रेफरेंस दे रखा है स्पाइरोगोरा का, है ना। तो इसलिए आपको उसको बारे में कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके बारे में कोई जरूर पता होना चाहिए कि जो स्पाइरोगोरा है वो उसका डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर इसका एग्जाम में 2 बार पूछा गया, तो ऑर्डर इसका होता है जिग्नेमेल्स और कॉन्जुगल्स, इसका ऑर्डर होता है, कि फैमिली स्पाइरोगोरेसी है और जो है जीनस क्या है स्पाइरोगोरा के। फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी है जो स्टेगनेंट थमे हुए स्वच्छ जल में देखने मिलती है, कभी कभी मिट्टी में आपको मोइस्ट सॉइल के अंदर आपको देखने ये मिल सकती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जो मालूम भी है हमको रिकॉल करते हैं। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, कोई दिक्कत नहीं, कि यूनिसेट एक के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, अनब्रांच फिलामेंट होता है इसका, ठीक है। फिलामेंट की सेल सिलेंड्रिकल होती है, लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है उनकी, के हर एक सेल की लॉन्ग लेंथ अधिक होती है, लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई उसकी कम होती है। फिलामेंट की सभी सेल आइडेंटिकल होती है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेवल, फिलामेंट की कोई भी सेल अलग से कोई काम करने के लिए मॉडिफाइड नहीं होती है, ऑल सेल्स आर सिमिलर, ठीक है। सेल वॉल डबल लेयर होती है, बाहर वाली लेयर पेक्टिन से बनी होती है, अंदर वाली लेयर सेलुलोज से बनी होती है, बाहर वाली लेयर धीमे धीमे वाटर के कांटेक्ट में आके डिसॉल्व होगी बेटा, और वो चिकना स्लाइम बनाएगी, वो म्यूसिलेज बनाएगी, इसलिए एल्गी पे से व्यक्ति फिसल जाता है। बताया था पिछली क्लास में के, तो ये क्या होता है, ये बाहर वाली लेयर धीमे धीमे घुलती है, पेक्टोज लेयर, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो थिन पैराइटल लेयर में आता है, बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि ये न्यूक्लियस है इसमें, देखिए नॉर्मली क्या देखा, नॉर्मली हमको ये पता है कोई भी प्लांट सेल, देखिए बेटा आप यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे हम, कि नॉर्मली एक प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल है, देन ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बीचों बीच बड़ा सा वैक्यूल है, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या होती है, टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है। नॉर्मल ऐसा होता है। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस नॉर्मली कॉर्नर में आता है एक, और इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बताया था बेटा, है ना। रिवीजन का वक्त आ चुका बेटा, रिवाइज करना शुरू कीजिए। आप में से कई लोग बोलते हैं सर क्या करें, टाइम कैसे मैनेज करें। अरे तुम टाइम मैनेज करने की बात क्यों करते हो, तुमको तो पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है यार। आपको लेक्चर सुनना है, डीपीएस सॉल्व करना है, परफॉर्मेंस शीट पढ़ना है, और फिर पढ़ना ही पढ़ना है। सोना खाना पढ़ना तीसरा चौथा कोई काम ही नहीं है। यदि आपका चौथा कोई काम है ना, तो आप गलती कर रहे हैं। आप चौथा कोई काम नहीं है आपके पास में, होना भी नहीं चाहिए इस समय, ठीक है। जितनी फ्रेंडशिप है ना अपनी, जनरल फ्रेंडशिप, स्पेशल फ्रेंडशिप, सबको पोटली में बांध के जो है वो किनारे में रख दो। अभी कोई किसी से कोई मोह नहीं, मोह माया फंसाने वाली चीज है, समझ गए। अभी केवल और केवल एक ही चीज का है, लक्ष्य, ठीक है, मंजिल, रास्ता, उसी पर आगे बढ़ना है, समझ गए, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है कि हमको इतना पता है कि नॉर्मल प्लांट सेल में कॉर्नर में न्यूक्लियस आता है, बड़े सेंट्रल वैक्यूल कर, लेकिन जो स्पाइरोगोरा की मैच्योर सेल है उसमें क्या होता है, बड़ा सा बीच में सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो न्यूक्लियस आता है ठीक बीचों बीच आता है,
अब बोलोगे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल का फ्लूइड तो नॉन लिविंग होता है, सेल सेप होता है, नॉन लिविंग होता है। न्यूक्लियस को तो लिविंग कंटेंट चाहिए जुड़ने के लिए, और न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन पास करना है। तो क्या होता है बेटा, वो लिविंग कंटेंट क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में वहां से थ्रेड निकलते हैं वो इसको जोड़ते हैं, कि इन थ्रेड को ब्रिडल्स बोलते हैं, इन्हें हम ब्रिडल्स के। तो ये साइटोप्लाज्मिक थ्रेड जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्मिक थ्रेड है, ये इसको जोड़ते हैं, तो न्यूक्लियस बीच में आ जाता है। देखिए इस इमेज को ध्यान रखिए, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सा बीच में वैक्यूल है, और आप देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियस को जोड़ने वाले आपको थ्रेड, मैं थ्रेड को लेवल करता हूं, देखिए ये थ्रेड दिख रहे हैं आपको, है ना, देखिए ना, ठीक है, ये थ्रेड आ रहे हैं, और ये बीचों बीच बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये तो इसका मतलब ये कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो पैराइटल लेयर में आता है, पतली सी लेयर में आता है, बीच में बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, कई सारे मेनी स्ट्रैंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म रन अक्रॉस द वैक्यूल, वैक्यूल से में से कई सारे प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रैंड मूव करते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो इनके कारण सेंट्रल पोजीशन में ठीक बीच वाली स्थिति में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और ऐसे स्ट्रैंड को हम ब्रिडल्स कहते हैं। तो इस पैराग्राम में ब्रिडल्स क्या होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियस को सेंट्रल पोजीशन में हैंग करते हैं, ठीक। दो इस पैराग्राफ की सेल्स के बीच में जो सेप्टा होता है, दो सेल वॉल होती है, वो सिंपल हो सकता है या रेप्लिकेट सेप्टम हो सकता है। रेप्लिकेट सेप्टम जो होता है उसमें रिंग लाइक, आप जो यहाँ पे जो देख रहे हो ये है सेप्टा, दिस इज द सेप्टा, के ये आपको सिंपल सेप्टा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कई बार एल्गी में क्या होता है, ऐसा होता है, ये इस प्रकार का रेप्लिकेट सेप्टम हमको देखने मिलता है, इस प्रकार का हमको रेप्लिकेट सेप्टम हमको देखने मिलता है, जो रिंग के समान हमको दिखाई पड़ता है, इसे रेप्लिकेट सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ की हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, और 1 से लेकर 24, 1 से लेकर 24 क्लोरोप्लास्ट हमको यहां पर देखने मिलते हैं। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का नंबर 1 से लेकर 24 तक हो सकता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्पाइरल रिबन शेप होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पाइरोगैरा नाम पड़ गया इसका, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होता है तो उसमें लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग हमको देखने मिलती है, इसके मार्जिन स्मूथ होते हैं या हल्के से वेवी मार्जिन होते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट पे कई सारे पायरनॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट पर कई सारे पायरनॉइड हमको देखने मिलते हैं। स्पाइरल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, एंड दे आर हैविंग द डिफ्यूज सेंट्रोमियर, जो आपको मेनी सेंट्रोमियर के समान दिखाई पड़ते हैं। ग्रोथ जो है फिलामेंट की कैसे होती है, हर एक सेल जो है डिवाइड करती है और उससे पूरा फिलामेंट बढ़ता है, ठीक है। तो ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ एवरी सेल ऑफ द फिलामेंट के, और सेल को यदि कोई नॉरिशमेंट चाहिए होता है बाहर से, तो देखो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, लेकिन सॉल्ट को, मिनरल को एब्जॉर्ब भी करेगा, तो जनरल सरफेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। रिजर्व फूड क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है, ग्रीन एल्गी है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस प्रोग्राम में, रिप्रोडक्शन होता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन, सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एकाइनिड बनेगा। अब ये एकाइनिड कैसे बनते हैं, ये लेक्चर नंबर 2 में हमने समझा हुआ है कि एकाइनिड क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं बेटा, फूड को स्टोर करता है, थिक वॉल सेल बन जाती है ना, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के समय याद करना बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में होगा तो जू स्पोर बनेंगे, और यहां पे क्या बनेंगे, ए प्लेनोस्पोर बनते हैं। एग्जांपल है इस पैराग्राफ का कार्नेली में देखने मिलता है और ए प्लेनोस्पोरियम में देखने मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉन्जुगेशन होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पैराग्राफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन से होता है। जब भी बेटा कॉन्जुगेशन वर्ड आए ना तो एक बात दिमाग में डाल लेना, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 सेल होंगी या 1 सेल होगी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सेल्स के बीच में क्या होगा बेटा, एक कॉन्जुगेशन, एक ट्यूब बनेगी, इस ट्यूब को कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे, और एक का कंटेंट दूसरे में मूव करेगा, एक का कंटेंट दूसरे में मूव करेगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्जुगेशन, एंड एक कॉन्जुगेशन में 2 सेल सेम फिलामेंट की या अलग अलग फिलामेंट की 2 सेल होंगी, दोनों के बीच में एक ट्यूब बनेगा, उस ट्यूब को कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे, और एक का कंटेंट या गैमेट दूसरे में मूव कर जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा स्पाइरोगैरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स अंडर द कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन डिफिशिएंसी एंड एल्कलाइन पीएच, ठीक है। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड द लाइट इंटेंसिटी। तो मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में देखने मिलता है, और ये कॉन्जुगेशन से होता है। कॉन्जुगेशन के समय 2 फिलामेंट आजू बाजू आएंगे, और दोनों फिलामेंट के आमने सामने वाली सेल्स के बीच में एक पतली सी ट्यूब बनेगी, ट्यूबुलर आउटगुथ बनेगी, जो बाद में फ्यूज करके आपस में वो कॉन्जुगेशन ट्यूब को बनाएंगे, और फिर जो है वो उसके थ्रू जो है वो गैमेट मूव करेगा। याद रखिएगा जैसे ये एक सेल है, ये फिलामेंट की एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये पूरा लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है ना, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सारा कंटेंट प्रेजेंट है। जब गैमीट बनना होता है तो देखो बेटा, जब स्पाइरोगोरा की सेल के अंदर गैमीट को बनना होता है, जिस सेल में गैमीट बनेगा उसे गैमीटेंजिया बोलेंगे,
इस स्पाइरोगोरा के फिलामेंट की जिस सेल में गैमिट बनेगा उसे गैमिटेंजिया बोलेंगे। वो यूनिसेल सिंगल सेल्ड गैमिटेंजिया होती है, एक कोशिका वाली गैमिटेंजिया होगी। गैमिट बनते समय ना तो माइटोसिस होगा ना मियोसिस होगा। सुनते हैं नाटके, गैमिट बनते समय ना तो माइटोसिस होगा ना म्यूसिस होगा, केवल प्रोटोप्लाज्म कांटेक्ट करेगा और वो गैमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक सेल में कितना गैमिट बनेगा भाई? एक सेल में तो एक ही प्रोटोप्लास्ट होता है, एक सेल में तो एक ही प्रोटोप्लास्ट होता है, वही प्रोटोप्लास्ट कांटेक्ट हो जाएगा और गैमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है और वो गैमिट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब द होल सेल कंटेंट बिहेव लाइक गैमेट, पूरा का पूरा कोशिकीय पदार्थ गैमेट के समान व्यवहार करता है। इसे ए प्लेनो आइसोगैमेट कहते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट कांटेक्ट करेगा तो उसमें सीलिया फ्लैजिला तो होंगे नहीं उसके अंदर के, ना कोई सीलिया है ना फ्लैजिला है, पूरा कंटेंट जो है वो कांटेक्ट करके अटके, तो इससे बोलते हैं एक समान। सारे गैमेट एक समान दिखाई पड़ेगा, कांटेक्ट होगा तो सिंपल सा एक समान दिखाई पड़ेगा। तो आइसो एक समान गैमेट है और ए प्लेनो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. The content of the content of the cell of one filament called the male filament cross through the tube and fuses with the content of the cell of the female filament where fertilization takes place। के अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है बेटा कि एक फिलामेंट ये है इसका, ठीक है, समझने के लिए मैंने आपको एक फिलामेंट इसका ये है, ठीक है। दूसरा फिलामेंट आमने सामने वाला, दूसरा फिलामेंट ये है, दो फिलामेंट आमने सामने प्रेजेंट है, ठीक है ना। दूसरा फिलामेंट ये है सेल का। एक फिलामेंट को बोलते हैं हम प्लस फिलामेंट, एक को बोलते हैं माइनस फिलामेंट। के प्लस मतलब जिसका ए प्लेनोगेमिट अमीवॉइड मूवमेंट शो करता है। याद रखना, अमीवॉइड मूवमेंट को हम जो है प्लांट किंगडम में रियल मूवमेंट में शामिल नहीं करते हैं। अमीवॉइड मूवमेंट को प्लांट किंगडम में हम रियल मूवमेंट में शामिल नहीं करते हैं जब तक सीलिया फ्लैजिला नहीं होगा। हम सेल को नॉन मोटाइल मानते हैं, ठीक है। तो गैमिट तो नॉन मोटाइल है, गलती मत करना, गैमिट तो नॉन मोटाइल है यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, दोनों आमने सामने वाली सेल के पास अपना अपना प्रोटोप्लास्ट था, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट हुआ, ये कॉन्टैक्ट हुआ प्रोटोप्लास्ट, गैमिट बन गया, ठीक है। आमने सामने वाली सेल ने क्या किया, एक ट्यूब को बनाया इन्होंने, क्या किया इन्होंने जो है वो एक ट्यूब का फॉर्म किया इन्होंने, के एक ट्यूब को बनाया एंड यहां से आउटगोथ निकली, ठीक है, यहां से आउटगोथ निकली, दोनों आउटगोथ आगे चल के फ्यूज कर गई तो एक बड़ी सी ट्यूब बन गया ये, ठीक है। दिस इज द एंड। जो ट्यूब दिखाई पड़ रहा है ये क्या है बेटा, ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो कंटेंट, जो प्लस फिलामेंट है उसका कंटेंट जो है वो अमीवाइड मूवमेंट करेगा, अमीवी गति करेगा और इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, यहां मूव करके पहुंचेगा और यहां पर फर्टिलाइजेशन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पाइरोगोरा को भी साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्पाइरोगोरा जो है वो बड़ी यूनिक एलगी है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। अभी तक सभी एलगी में क्या हो रहा था कि फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में हो रहा था, कि यहां पर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिल रहा है, कि दिस इज वेरी यूनिक इंफॉर्मेशन, के यूनिक फीचर है जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में रोल प्ले किया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, माइनस वाले फिलामेंट में हुआ। गैमिट जो कैसे मूव किया, अमीवॉइड मूवमेंट से गैमिट मूव किया। गैमिट को नॉन मोटाइल कंसीडर करेंगे, आप गलती मत करना, के गैमिट मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमिट, दोनों गैमिट देखने में एक समान है पर एक अमीवॉइड मूवमेंट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, के तो हम बोलते हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगोरा इज मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमस, ठीक है, बट फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमस, ठीक है बेटा, याद रखना। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी हमको स्पाइरोग्राम में देखने मिलती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें दो गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। दोनों गैमेट ए प्लेनोगैमेट होते हैं, दोनों गैमेट एक समान होते हैं, लेकिन एक गैमेट अमीवॉइड मूवमेंट को शो करता है और दूसरे से आगे फ्यूज करता है और इसीलिए इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी बोलते हैं, ठीक है। लिखा है बेटा कि इस तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। द कंटेंट ऑफ द सेल ऑफ वन फिलामेंट, एक फिलामेंट की सेल का कंटेंट जिसको मेल फिलामेंट बोल रहे हैं, क्रॉस थ्रू द ट्यूब, वो ट्यूब्स को क्रॉस करता है और वो फीमेल फिलामेंट के सेल के कंटेंट से जाके फ्यूज करता है और वहां फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं।
ए प्लेनोगेमिट अमीवाइड मूवमेंट शो करता है, लेकिन जो है तब भी इसको हम नॉन मोटाइल ही कंसिडर करते हैं। दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली एक समान होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली आइसोगेमी होता है, लेकिन फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गैमेट अमीवाइड मूवमेंट करके मूव करता है, दूसरे तक पहुंचता है, तो ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी को शो करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी बेटा के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, कम से कम 10-20 बार पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अलग अलग एग्जाम में, अभी तो अब एक नीट ही होगा, अब क्या क्यों पढ़े इसको? तो देखो भैया ऐसा है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, जब हम किसी वॉर में होते हैं ना बेटा, तो वॉर में ये नहीं सोचते हम कि हम यही तो करना है हमें, नहीं, वॉर में हमको वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए जो पिछले 5-7 साल में जो एग्जाम में जो कुछ भी आया है ना, वो सब हमको हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जो कॉन्जुगेशन है वो भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है लेटरल कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। जब आप लेटरल कॉन्जुगेशन की बात करते हो, जैसे मैंने कहा ये एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट है ये, ठीक है। इस फिलामेंट में आजू बाजू वाली सेल के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लेटरल कॉन्जुगेशन। एंड इसमें क्या होगा? इट हैपेंस, इट ऑकर्स इन दी सेम फिलामेंट के सेम थैलस, ये सेम थैलस के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस? थैलस एल्गी की बॉडी को बोलते हैं जो रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या होगा? दो फिलामेंट आमने सामने होंगे, एक फिलामेंट ये है, दूसरा फिलामेंट ये है, ठीक है, और ट्यूब इनके बीच में बनेगा, ठीक है। ये होता है स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, सीढ़ी के समान दिखाई पड़ता है, लेडर लाइक। लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा? ये एक ही फिलामेंट के सेल्स के बीच में होता है, इसे मोनोशियस या होमोथेलिक कॉन्जुगेशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन क्या होता है? दो फिलामेंट के बीच में होता है, एक को प्लस बोलते हैं, एक को माइनस बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो एक फिलामेंट की, जो दोनों फिलामेंट के सेल एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन पेपिली को बनाते हैं, और ये पेपिली आपस में फ्यूज करती है, उससे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म में गैमेटियल सेल का वो राउंडेड हो जाता है, कॉर्नेट करता है, और उससे आइसो एप्लेनोगैमेट बनते हैं। और एप्लेनोगैमेट, इसका मतलब ये क्योंकि एक सेल में एक ही प्रोटोप्लास्ट होता है, तो एक गैमेटेंजिया में केवल एक ही गैमेट बनता है, ठीक है। फीमेल फिलामेंट में, मतलब माइनस वाले फिलामेंट में, फीमेल फिलामेंट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है बेटा, और याद रखिए कि वहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होना इवोल्यूशन की दृष्टि से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन सबसे कॉमन होता है बेटा, और इसको हम हेटेरोथैलिक, डायोसियस या लेडर लाइक कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो स्पाइरल के अंदर सबसे कॉमनली हमको जो देखने मिलता है वो होता है स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होता है। क्लियर? देखिए आप ना, ये आप देख रहे हैं कॉन्जुगेटिंग सेल का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि आप देखिए किस प्रकार से कंटेंट मूव कर रहा है। एक देखो, इसका मतलब ये प्लस फिलामेंट की सेल की गैमेटेंजिया खाली हो जाएगी, प्लस फिलामेंट की गैमेटेंजिया जो है वो उसकी सेल खाली हो जाएगी वहां से, और वो कंटेंट कहां मूव कर जाएगा? वो फीमेल फिलामेंट की सेल में मूव कर जाएगा, वहां फ्यूज होकर क्या बनेगा? वहां फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा, जो बाद में जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थिक वॉल जाइगोट जो बने, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो थिक वॉल को डेवलप करेगा, उसे हम जाइगोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जाइगोस्पोर क्यों बना? क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन से निपटने के लिए जाइगोट जो है वो थिक वॉल डेवलप करेगा, तो जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्री लेयर्ड वॉल होती है। फिर जाइगोस्पोर के अंदर होगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, और याद रखना जाइगोस्पोर जो है वो एकमात्र सेल है जो डिप्लॉइड होती है एल्गी की स्पाइरोग्रा की लाइफ साइकिल में। स्पाइरोग्रा की लाइफ साइकिल में जो जाइगोस्पोर, इट इज द ओनली सेल दैट इज डिप्लॉइड सेल, और जैसे ही जो है फेवरेबल कंडीशन होगी, जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा और उसके अंदर होगी जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड ऑयल होगा। जब ये फेवरेबल कंडीशन में जाएगा बेटा, तो ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या करेगा? ये इसमें होगी मियोसिस होगी इसमें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट होता है तो इसमें म्यूसिस होगा, उससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, और उस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई सर्वाइव करेगा, बाकी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय जाएंगे, और जो बचा हुआ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा वो नए फिलामेंट को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इस पैराग्राफ में एक जाइगोस्पोर से केवल एक फिलामेंट बनता है। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्या कारण है कि स्पाइरोग्राम में जो है एक जाइगोस्पोर में म्यूसिस होने के बावजूद एक ही फिलामेंट बनता है, जबकि 4 न्यूक्लियाई बनना चाहिए थे? तो एक्चुअली क्या होता है, जब जाइगोट में म्यूसिस होता है, जाइगोस्पोर में म्यूसिस होता है, तो 4 न्यूक्लियाई में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक बचता है, और वही डिवाइड करके फिर नए फिलामेंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, आपको बार बार मैंने आपको बताया, स्पाइरोग्रा को हम स्पाइरोग्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पाइरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट होता है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन एल्गी मानते हैं और ये इवोल्यूशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एल्गी होती है, ठीक है। और ठीक है, मोस्ट एडवांस, और याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पाइरल का होता है, ये दैट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में देखने मिलता है, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं और स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन सबसे कॉमनली हमको देखने मिलता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो सारी बातें हमने की बियॉन्ड एनसीईआरटी जैकेट के, मतलब ग्रीन एल्गी का जो हिस्सा शुरू करने के पहले मैंने आपको इतना सारा बताया इन्फॉर्मेशन। और आपको बता दूं कि ये जब पहले जिपमर और एम्स के एग्जाम होते थे ना, तो इसी चीज को हम थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ते थे। अभी मैंने बिल्कुल छाट के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा केवल वही बताया मिनट के, तो मैंने बहुत अधिक जो है उसको कंसाइज करके आपको बताया हुआ है, समझ गए ना आपके। और अब आपको और याद रखना है, मतलब मैं आपसे कह दूं बेटा, अब अपना दिमाग मत लगाइए, आपसे जो कहा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए आपके भले के लिए, ठीक है। और मुझे मालूम है बेटा कि हम एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। चलिए, अब हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के मेंबर को कॉमनली हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये भी पता है बहुत के कि प्लांट बॉडी एक कोशिका वाली हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। They are usually grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and B, ये भी पढ़ा है हमने के। पिगमेंट्स कहाँ होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइडल शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप, विभिन्न शेप का हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर में क्या होता है बेटा? स्टोरेज बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट से लगी हुई, इसे क्या बोलते हैं? पायरनॉइड बोलते हैं, इसको भी देखा हमने। दे कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसमें प्रोटीन सेंटर होता है, आसपास स्टार्च इकट्ठा होता है। कुछ एल्गी में फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी इकट्ठा होता है। ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में सेल वॉल जो है वो इनर लेयर सेलुलोज से बना होता है, आउटर लेयर पेक्टोस से बना होता है, ये भी पढ़ा हमने। देखो सारे पॉइंट हमने कवर किए हुए इसके एनसीईआरटी के। वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर सबसे बात किया हमने के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर की बात किया हमने के, एकाइनेट फॉर्मेशन के। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर बनता है बेटा, जो जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, ठीक है। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हमने फ्रेगमेंटेशन की बात किया बेटा हमने, और इसके अलावा हमने देखा था एकाइनेट फॉर्मेशन होता सकता है इसमें के। एसेक्सुअल स्पोर में क्या देखा? जू स्पोर को देखा, जू स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। याद रखिए जू स्पोर स्पाइरोग्राम में नहीं बनता है। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of the sex cell के, and आइसोगेमी हो सकता है, ऊगेमी हो सकता है, एनाइसोगेमी हो सकता है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है ना। कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी क्या है बेटा? वो है क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोग्रा है और कारा। दीज आर दी सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी, ठीक है, ठीक। अब बताओ इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन मिस थी? कोई इंफॉर्मेशन हमारी इसमें से मिस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मतलब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पर कवर किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम फियोफाइसी के ऊपर, ब्राउन एल्गी के ऊपर। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट। याद रखिएगा बेटा, ग्रीन एल्गी आपको फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर सब जगह आपको देखने मिलती है, लेकिन जो फियोफाइसी है प्राइमरली मुख्य रूप से वो आपको वो समुद्र के अंदर देखने मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, ठीक है, पर प्राइमरली मेनली वो मैराइन वाटर में देखने मिलती है। दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म, ये बहुत छोटे से काफी बड़े साइज की हो सकती है। द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होता है, वहां से लेकर ये बहुत बड़े साइज के यानी कई मीटर लंबी जो है वो बड़ी सी कैल्प का भी हो सकती है, जो तकरीबन 100 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था समुद्र के अंदर जो दैत्य होते हैं वो सी कैल्प होते हैं, एक प्रकार से के बड़े साइज की एल्गी होती है जो सी नेविगेशन में जहाजों को पलट सकती है, ठीक है। जहाज में फंस जाती है उसके रोटर के अंदर तो जहाज कई बार पलट जाते हैं इससे, ठीक है। आप देख सकते हैं सी कैल्प का पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि कितने बड़े कई 100 मीटर लंबी है, बॉटम से लेके ऊपर के तले इतनी लंबी होती है कि ये बॉटम पे ना इसका हिस्सा होल्ड फास्ट होता है उसका, वो समुद्र के तले में होता है और वहां से ऊपर तक वो दिखाई पड़ती है, इतनी लंबी होती है, ठीक है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल के। इनमें क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटीनॉइड होता है और जेंथोफिल होता है। They vary in color from olive green to the various shade of the brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. फ्यूकोजेंथिन क्या होता है बेटा ना? ब्राउन पिगमेंट इसमें होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है। इसके कारण ये ब्राउन कलर की हमको दिखाई देती है। देखिए आपके ये हम देख रहे हैं फ्यूकस, मैक्रोसिस्टेस, एलाकैरिया, सार्गासम, ये सब ब्राउन एल्गी शेड में इनके फर्क हमको देखने मिल सकता है,
ठीक है। और याद रखिए ये जो 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 ब्राउन एल्गी होती है, इनकी सेल वॉल में एक जिलेटिन के समान एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं हम एल्जिन के, और उस एल्जिन का इस्तेमाल आजकल हम मेडिकल फील्ड में भी कर रहे होते हैं। तो इससे जो है कई ये इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट के। एलोपैथिक मेडिसिन में इस एल्जिन का इस्तेमाल किया जाता है एक प्रकार के बल्क फॉर्मिंग एजेंट के रूप में, कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको ये दवाएं दी जाती है। फूड इज स्टोर्ड इन एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि लेमिनर स्टार्च और मैनिटॉल के फॉर्म होता है। मैनिटॉल इज ए शुगर अल्कोहल के, तो मैनिटॉल और जो है वो लेमिनर स्टार्च के रूप में फूड जो है वो स्टोर होता है इसमें। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो जो इनकी सेल होती है उसमें सेलुलोज से बनी सेल वॉल होती है, जिसके बाहर तरफ जो है वो एक जिलेटिन लाइक कोटिंग होती है जो एल्जिन से बनी होती है, ठीक है। और इस एल्जिन का हम जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। The protoplast contain in addition to plastid a centrally located vacuole and the nucleus के प्रोटोप्लास्ट में आपको जो है क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा, आपको इसमें प्लास्टिड देखने मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा, आपको वैक्यूल देखने मिलेगा। नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट बॉडी जो होती है इट इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट के, बॉटम से जुड़ने में होल्ड फास्ट हेल्प करता है, और ऊपर एक स्टॉक होता है उसके, फिर एक स्टाइप ऊपरा हिस्सा स्टाइक होता है, देन द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को बोलते हैं फ्रॉन्ट्स बोलते हैं के। वेरी वेरी आई एम के ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? जो बॉटम पे लगा हिस्सा है वो होल्ड फास्ट है, उसके ऊपर स्टॉक होता है, देन स्टाइप होता है, और उस पर जो है वो फ्रॉन्ट लगा होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। देखिए ध्यान से के, तो हम एक काम करते हैं, इसको इमेज को ध्यान से देखते हैं, जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। देखो आप देख रहे हैं ये ब्राउन एल्गी, पहला ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ब्राउन एल्गी दिखाई पड़ रही है, ये लेमिनेरिया दिखाई पड़ रही है आपको, ये लेमिनेरिया है, ठीक है। दूसरी वाली क्या है बेटा? ये दूसरी वाली जो है वो है फ्यूकस है, दूसरी वाली क्या है वो फ्यूकस है, और तीसरी वाली क्या है वो डिक्टियोटा है। तीनों के नाम याद रखना है तो भूलना नहीं, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ब्राउन एल्गेट के। आप देखिए बॉटम पे क्या है, इसमें आपको होल्ड फास्ट दिखाई पड़ रहा है, फिर आप देख रहे हैं स्टाइप दिखाई पड़ रहा है, फिर लीफ के समान आपको फ्रॉन्ट्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये जो है वो जो है ये ब्राउन एल्गी के बॉडी पार्ट्स है। देखिए ना, मैंने उसको मैग्नीफाई कर दिया इमेज को। होल्ड फास्ट देख रहे हैं बेटा आप इस बैठ के, और आपको दिखाई पड़ रहा है जो है वो एक स्टाइप होगा, इसमें होल्ड फास्ट, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्टाइप होगा, स्टॉक बोलेंगे या स्टाइप बोलेंगे इसको, ठीक है। और देन दी फ्रंट से ऊपर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है इसमें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी जो है वो बाइफ्लैजिलेट जूस पोर आती है। अब इनके जूस पोर कैसे दिखते हैं बेटा? इनके जूस पोर जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, एक फ्लैजिला छोटा एक बड़ा होता है, टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं इसमें, पियर शेप दिखाई पड़ते हैं हमको इनके, ठीक है। ये ऐसे होते हैं और कई बार इनको ये ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, छोटा और फ्लैजिला जो है वो लेटरली अटैच होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। स्मॉल होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला दो दिखाई पड़े, दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं, लेटरल पोजीशन में जुड़े होते हैं, एंटीरियरली नहीं जुड़े होते, लेटरल पोजीशन पे जुड़े होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस टाइप का हो सकता है बेटा, ठीक है। ऊगेमस में क्या होगा बेटा? फीमेल गैमिट क्या होगा? एक कहलाएगा, मेल गैमिट जो है वो एंथ्रोजाइड होगा, जो फ्यूज करेगा उसे ऊगेमस बोलते हैं हमके, जो कि एक प्रकार का डेवलप टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। गैमिट्स जो होते हैं वो भी पियर शेप होते हैं, पायरी फॉर्म होते हैं, नाशपाती के समान पियर शेप के हमें गैमिट जो है वो दिखाई पड़ते हैं हमें, ठीक है। इनमें दो इनमें लेटरल फ्लैजिला होते हैं, इनमें दो, ठीक है। फिर कॉमन फॉर्म क्या है इसके? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। जो नाम एनसीईआरटी में रखे बेटा वो नाम प्रायोरिटी पर याद रखना, उसमें कुछ भी नहीं भूलना है आपको, समझ गए, ठीक है। देखिए आप ना, तो ये देखा हमने कि हमें दिखाई पड़ा पड़ा लेमिनेरिया, दूसरा फ्यूकस है, ये है बेटा ये है ब्राउन एल्गी, ठीक है, ठीक। चलिए अब क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पर? कौन सा एल्गी होगा ये बताइए? ये है रेड एल्गी, रोडोफाइसी। रेड पिगमेंट क्या कौन सा होता है इसके अंदर बेटा? आर फाइकोइरिथ्रिन बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए रेड कलर की हमको दिखाई पड़ती है। वो कौन सी रेड एल्गी है जो रेड एल्गी होने के बावजूद समुद्र में नहीं मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है और रेड कलर की नहीं होती? नाम बताइए, उस रेड एल्गी का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में मिलती है और रेड कलर की नहीं होती है। Rhodophyceae, the member of Rhodophyceae are commonly called the red algae because the predominance of red pigment are phycoerythrin in their body, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी क्या होती है? समुद्री होती है, मैराइन होती है बेटा, और ये आपको जो है वो विद ग्रेटर कॉन्सेप्ट फाउंड इन द वार्मर एरिया के, जो समुद्र का ऐसा हिस्सा जहाँ पे गर्म जलधारा होती है, हल्का वार्म एरिया होता है, जो ओशन का ट्रॉपिकल वाला हिस्सा है, वहां पर आपको रेड एल्गी बड़ी मात्रा में देखने मिलती है, ठीक है।
ये वेल लाइटेड रीजन से लेके डार्क गहरे पानी वाले रीजन में भी आपको देखने मिल सकती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी इज मल्टीसेलुलर के तो देखिए रेड एल्गी का जो थैलस होता है जनरली मल्टीसेलुलर होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने मिलता है इसमें, और फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वेराइटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है, लेकिन सब सारा कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर होता है, एक बड़े मतलब मोर और लेस जो है एक बड़े प्लांट से मिलता जुलता होता है। ठीक है, फूड फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है बेटा, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, याद रखिए जो फूड जब रेड एल्गी के अंदर है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन दी स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन किसका होता है? स्टार्च का कंपोनेंट होता है। स्टार्च में दो चीजें होती है बेटा, स्टार्च में एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है, तो ये एमाइलोपेक्टिन के समान और ग्लाइकोजन के समान ब्रांच वाला दिखाई पड़ता है। ठीक है, रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल, याद रखिए रेड एल्गी की लाइफ हिस्ट्री में, रेड एल्गी की लाइफ में जो है आपको मोटाइल सेल देखने जनरली नहीं मिलती, कम देखने मिलती है। ठीक है, तो आप मतलब नहीं मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो गैमेट होता है बेटा, जो इसके स्पोर होते हैं दे आर दी नॉन मोटाइल स्पोर के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट बनते हैं नॉन मोटाइल के, मतलब ना तो इसके स्पोर जो है उनमें सीलिया फ्लैजिला होता है, ना इसके जो है वो गैमेट में सीलिया फ्लैजिला आपको देखने मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, और ये इसमें एक यूनिक बात ये होती है कि रेड एल्गी में जो जायगोट होता है वो सीधा म्यूसिस कर सीधा एल्गी का थैलस प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि जायगोट जो है वो एक दूसरा लाइफ हिस्ट्री में एक दूसरा स्टेज में आता है, इसे बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं उनके। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं जो दूसरी किसी एल्गी में देखने हमको नहीं मिलते। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा उन्होंने लिखा इसमें एक्कम्पनीड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के, मतलब जो रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा बेटा? जायगोट बनेगा, लेकिन जायगोट सीधा एल्गी प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी हमें कुछ परिवर्तन एल्गी में देखने मिलते हैं। कॉमन मेंबर इसके क्या है? पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम के। इन दोनों को बेटा हम अगारोफाइट भी कहते हैं। अगारोफाइट इसलिए कहते हैं हमको कि रेड एल्गी से हमको क्या मिलता है? अगार अगार केमिकल मिलता है, और अगार अगार केमिकल जो होता है उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं, कल्चर मीडियम के रूप में करते हैं। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का जो आर्थिक महत्व बेटा, इसका कुछ 4-6 पॉइंट जो है, देखो पहले मैंने जनरल में मैंने कुछ बताया हुआ है, लेकिन तब भी मैं आपको 5-7 पॉइंट जो है वो 10-12 पॉइंट जो भी जितने भी एग्जाम के पॉइंट तक जरूरी हैं वो मैं परफॉर्मेंस शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कि कैराग्रीन किससे मिलता है, कि कौन सी रेड एल्गी, तो कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनका, जैसे हमको पता है क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, प्रोटीन का सोर्स है, स्पेस रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है ना? देखिए, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इसमें गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल गैमेट है, गैमेट को प्रोड्यूस किया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? उससे जाइगोट बनाया, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बना, कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोर को बनाएगा, कार्पोस्पोर फिर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगा, फिर स्पोरोफाइट में होगा म्यूसिस, उससे क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। देख रहे हैं आपके, मतलब जो रेड एल्गी का लाइफ साइकिल है उसमें आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो लाइफ ऐसे स्टेज देखने मिल रहे हैं जहां पर आपको आप देख रहे हैं कि जो है वो जहां पर नॉर्मल एल्गी से जो कि डिफरेंट, ये ज्यादा बेटर। देखिए आप फर्टिलाइजेशन क्या हुआ बेटा? गैमेटोफाइट तो होता है हैप्लॉइड के, गैमेटोफाइट था हैप्लॉइड गैमेटोफाइट था, उसने हैप्लॉइड गैमेट को बनाया। ठीक है, अब क्या जो है वो उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन पे क्या बना? जाइगोट बना, उससे कार्पोस्पोरोफाइट बना, कार्पोस्पोरोफाइट ने क्या किया? स्पोरोफाइट को बनाया, स्पोरोफाइट ने फिर म्यूसिस किया, उसने हैप्लॉइड स्पोर को बनाया। ठीक है, और फिर उससे जो है गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ के हैप्लॉइड, और गैमेटोफाइट ने गैमेट को बनाया, ऐसा प्लांट बॉडी जो गैमेट बनाएगा गैमेटोफाइट के, ऐसा प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाएगा स्पोरोफाइट के। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? गैमेटोफाइट ने गैमेट को बनाया, वो गैमेट फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बना, कार्पोस्पोरोफाइट ने कार्पोस्पोर को बनाया, कार्पोस्पोर से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में हुआ मियोसिस, म्यूसिस कार्पोस्पोरोफाइट में हुआ, कहां होगा? स्पोरोफाइट में हुआ म्यूसिस, उससे बने स्पोर, उससे बना गैमेटोफाइट। ठीक है, दिमाग में रख के इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, पर हमको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में, उन्होंने लिख दिया एक्कम्पनीड बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो पता तो होना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने एनसीईआरटी का टेबल, इसको बड़े ध्यान से हम देख लेते हैं। 3 क्लासेस एल्गी की रखी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम रखा है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट रखे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में, और फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोएथिन रेड एल्गी में। के स्टोर्ड फूड रखा है रेड ग्रीन एल्गी का स्टार्च,
ब्राउन एल्गी का मैनिटॉल और लेमिनर स्टार्च, और रेड एल्गी का क्या है बेटा, फ्लोरिडन स्टार्च। सेल वॉल रखिए कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल बनी होती है किससे बेटा, बनी सेलुलोज से। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और एल्जीन से, ठीक है। और रेड एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है। फ्लैजिला की बात करें हम तो ग्रीन एल्गी में आपको 2 से 8 फ्लैजिला देखने मिलेंगे, इक्वल होंगे और एक बराबर साइज के होंगे, आइसोकॉन्ट फ्लैजिला होंगे और जो है एपिकल पोजीशन में होंगे, ठीक है। जबकि ब्राउन एल्गी में आपको 2 फ्लैजिला देखने मिलेंगे आपको, जो अनइक्वल साइज के होंगे और लेटरली लगे होंगे, पढ़ा अभी हमने, ठीक है। और रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते, नॉन मोटाइल स्टेज होती ही नहीं इसमें। हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गी आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी, आपको सॉल्टी वाटर में मिलेगी, आपको ये ब्रैकिश वाटर में मिलेगी आपको, और जो है वो जो ब्राउन एल्गी है वो आपको फ्रेश वाटर में कम देखने मिलेगी, रेयरली देखने मिलेगी आपको, सॉल्ट वाटर में देखने मिलेगी आपको, ये ब्रैकिश वाटर में देखने मिलेगी आपको, लगून में देखने मिलेगी आपको, सी में देखने मिलेगी आपको के। और जो रेड एल्गी होती है फ्रेश वाटर में कुछ फॉर्म देखने मिलेंगे आपको, मोस्ट ऑफ द फॉर्म इसके आपको सॉल्ट वाटर में, ओशियंस में देखने मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। यहां पर बेटा हमारा एल्गी वाला हिस्सा जो है वो पूरा होता है, ठीक है। अब यहां पे इतना देखो, इसके ऊपर यदि हम एल्गी में पढ़ते हैं ना तो फिर वो हमारा टाइम का वेस्टेज के। तो यहां पर मैंने आपके सारा पूरा 100% एनसीईआरटी कवर किया है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी, बिटवीन द एनसीईआरटी, जितना जरूरी है, याद रखिए सीमाएं पता होना चाहिए कहां तक जाना है, वो सब हमने कवर किया, ठीक है। इस जब आप एमसीक्यू बुक लगाएंगे, अब भी आप एमसीक्यू बुक लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, ठीक है, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। जो मैं डीपीपी में क्वेश्चन दे रहा हूं वो यदि आपसे बन रहे हैं, वो आप लगा रहे हैं, तो मतलब एग्जाम के लिए आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत बदला है बात कई सालों में, इसलिए अभी हम उन क्वेश्चन में कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा है जो यूरोथिस में डिटेल में जाके पूछा गया, एक क्वेश्चन क्लेडोफोरा में डिटेल में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन काम का नहीं हमारे, ठीक है, जितना मैंने बताया इतना ही काम का हमारे, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ब्रायोफाइटा के ऊपर, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.